हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग कांस्टेंट के बारे में जान लेंगे, फिर उसके आगे थोड़ा सा लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। कांस्टेंट को जानने से पहले हम लोग एक बातों को जानते हैं। पहले देखते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का इंडिपेंडेंट मोशन, जितना वो स्वतंत्र मोशन कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हम यहाँ पे लिए हैं, ये पॉइंट को हम एक मधुमक्खी मानते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी अपने कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं पर भी अभी मूव कर सकती है। इस पर कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरीके का कंडीशन नहीं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर, और उस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट बन सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक हमारा जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन इसी को अगर हम, इस मधुमक्खी को अगर हम लिमिटेशन डाल दिए कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारा मूव कर सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में मूव कर सकता है, इट मीन्स इसके पास अब कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बच गया? ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बच गया और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट बच गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पर अब क्या लग गया है? हम लिमिटेशन लगा दिए। इसी के आधार पर और अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक हमारा पेंडुलम है, ये एक हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम की ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L है, लेकिन अभी ये फ्रीली मूव कर सकती है, लेकिन इस पे वेलोसिटी के वर्क नहीं करने की वजह से ये, इसका मैक्सिमम लिमिटेशन कहाँ तक है? यहाँ तक का है। तो इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पे भी हमारा लिमिटेशन लग गया। ठीक है, अब उसी को अगर हम आगे समझा जाए तो यहाँ पे अगर हमारा एक पार्टिकल है तो कितना कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट। अगर हमारा 2 पार्टिकल है, 1 3, 1 2 3, तीन कोऑर्डिनेट हमारा। तो हम लोग कितना कह सकते हैं? अगर एक पार्टिकल है तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 3n। अगर n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हमको पता चलता है कि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, एक बिंदु में, एक पॉइंट में हमारा कितना कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट। फिर उसी को अगर हम मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है हमारा, इसके अंदर ढेर सारा पार्टिकल है, ढेर सारा, जितना पार्टिकल है उतना नंबर ऑफ पार्टिकल, और 3n हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? हम लोग अब, उम्मीद है कि हम लोग अब डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ चुके होंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कांस्टेंट। द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम पे हमारा लिमिटेशन लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, हमारा क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है कांस्टेंट। और एंड द मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन। और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट मोशन कहते हैं। अगर हम लोग और इसको समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं, ये एक है स्पेयर, स्पेयर के ऊपर पे एक पार्टिकल है हमारा पी, और यहां से यहां तक का रेडियस क्या है हमारा? ए मान लेते हैं। और अब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग आर मान लेते हैं। आर को हम लोग एज अ पोजिशन वेक्टर डिनोट करते हैं। पोजिशन वेक्टर डिनोट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, और ये क्या है? हमारा एक पार्टिकल भी है, उसको तो हम पोजिशन वेक्टर मान रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू पार्टिकल। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगने की वजह से ऐसा हो गया। उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट इज होलोनोमिक कांस्टेंट एंड सेकंड इज नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग होलोनोमिक कांस्टेंट को समझते हैं। होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है? इफ द कांस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इट ऐसे, अगर मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट किसी एक्सप्रेशन के रूप में, यानी कि एक्सप्रेस है किसी इक्वेशन के रूप में, तो उस टाइप के कांस्टेंट को हम लोग होलोनोमिक कांस्टेंट कहेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ r1 r2 डैश 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 rn विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? होलोनोमिक कांस्टेंट कहेंगे। देन दे आर कॉल्ड होलोनोमिक कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट कैसे समझेंगे? मान लेते हैं यहां से यहां तक का रेडियस क्या है हमारा? आर है, और इस पाथ पे कोई एक पार्टिकल हमारा फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है इस पाथ पे पार्टिकल। तो हम लोग कह सकते हैं आर इज इक्वल टू पार्टिकल पी, आर इज इक्वल टू पार्टिकल पी। और इस पार्टिकल पे कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमारा आर इज इक्वल टू पार्टिकल पी था, तो हम, मेरा आर इज इक्वल टू जितना होगा उतना ही इसका इक्वल टू पार्टिकल भी होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
पार्टिकल का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेने से हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे ये एक हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्ट्रिंग एल है, और इस पर अगर हम दो लाइन खींच देते हैं तो हमारा क्या दिखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े क्लास 10 पे तो हम लोग देख पाते हैं आर बी आर एस इज इक्वल टू एल। ठीक है, आर बी माइनस आर एस इज इक्वल टू एल। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हम देख पा रहे हैं कि आर बी माइनस आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर बी माइनस आर एस का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। ये कॉमन मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग सब समझते हैं। अब एक फॉर रिजिड बॉडी के लिए अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी इज मिक्सचर ऑफ मैनी पार्टिकल। इस रिजिड बॉडी में, रिजिड मतलब कि कठोर होता है और इसमें बहुत सारा पार्टिकल का मिलान रहता है, तो इस वजह से इसको मिक्सचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो अब देखते हैं, समझना चाहें तो यहाँ पर से यहाँ तक भी दो लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम एल मान लेते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको भी हम लोग किसके रूप में लिख पा रहे हैं, एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख पा रहे हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में। इस वजह से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हॉलोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल कर सकते हैं। अब देखते हैं, मोशन इज आइदर फास्ट और स्लो, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मोशन हमारा फास्ट भी हो सकता है, मोशन हमारा स्लो भी हो सकता है, इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस पे हमारा वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख ले रहे हैं तो यहाँ पर भी किस रफ्तार से आ रही है, किस रफ्तार से जा रही है, इस पे हमारा वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है कि ना कि हॉलोनोमिक कांस्टेंट पे क्या वेलोसिटी का फर्क पड़ता है, तो इट मींस हमारा आंसर होना चाहिए नो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, कांस्टेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ऐसा कांस्टेंट जिसको किसी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ए पार्टिकल ऑफ गैस इन स्पेयर। हमारा कोई ये पार्टिकल ऑफ गैस है, किसी भी एक स्पेयर में हमारा एक पार्टिकल है गैस का, उसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं आर की जितनी लेंथ है उतना लेंथ हमारा पार्टिकल का नहीं है। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, आर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द पार्टिकल। कभी कभी किसी केस में क्या होगा कि ये पार्टिकल हमारा आर के इक्वल टू भी होगा, लेकिन ये किसी किसी केस में होता है, सारे केस में नहीं होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई भी इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। तो इस पे हमारा देख रहे हैं कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा है, इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग जान सकते हैं कि इस पे वेलोसिटी का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट पे वेलोसिटी का असर पड़ता है या नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इफेक्ट नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानते हैं जो आपको ज़्यादातर नहीं सुनने के लिए मिलेगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे या फिर कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं, इफ़ अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग कांस्टेंट मोशन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of the system is less than the number of coordinates required to fix the position of each particle in the system। क्या कहना चाह रहा है, याद है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोगों को क्या समझे थे कि अगर हमारा एक पार्टिकल है तो इसका कितना हमारा कोऑर्डिनेट बनता था, 3 कोऑर्डिनेट बनता था। एक पार्टिकल के लिए हमारा 3 कोऑर्डिनेट, 2 पार्टिकल के लिए हमारा 6 कोऑर्डिनेट। अब मान लेते हैं 3n था तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना होता था वो हमारा n हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू अगर हम 6 मान लेते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 18। तो उसी प्रकार से हमारा ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, 2 पार्टिकल को एक साथ अगर हम लोग ला रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो अगर ये दोनों पार्टिकल आपस में मैच हो जा रहा है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा बनेगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा हो जाएगा
5। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।